नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। गर्भाशय, मूत्रमार्ग, अंडाशय या फिर डिंबवाही नलिका। तो देखो, जो गर्भाशय होता है वो भी प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है, अंडाशय भी प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है और डिंबवाही नलिका भी प्रजनन तंत्र का हिस्सा होती है। तो कौन सा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता? तो मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता। ये किसका हिस्सा होता है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। अब ये किस में होता है? ये केवल और केवल महिला में होता है अलग, जबकि जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो मूत्रमार्ग होता है वो प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र दोनों का ही भाग होता है। इसमें लिख लीजिए, इनमें मूत्रमार्ग, प्रजनन व उत्सर्जन दोनों कार्य संपन्न करता है। तो पुरुषों में मूत्रमार्ग प्रजनन के काम भी आता है और उत्सर्जन के काम भी आता है। तो दोनों कार्य मूत्रमार्ग में होता है, जबकि महिलाओं में मूत्रमार्ग केवल उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है, केवल उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन क्या क्या है? शुक्रवाहिका उच्छेदन, लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता, नलिका उच्छेदन, गर्भ निरोधकों का उपयोग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता। लोग क्या है, गर्भ निरोधक जो विधियां होती है उनको स्वीकार करते हैं और उन्हीं के बताए अनुसार वो कार्य करते हैं। इसी वजह से क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रण करने में सफलता हासिल हो रही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन कीजिए। यांत्रिक बाधा विधि कौन सी है? गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, कंडोम का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग या फिर पुरुष नसबंदी। तो यांत्रिक बाधा विधि कौन सी हो जाएगी? किसी मतलब किसी यंत्र के द्वारा जो गर्भ के निरोधन के लिए बाधा उत्पन्न करना, तो वो क्या कहलाएगा? कंडोम का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, कंडोम का उपयोग राइट आंसर। ये क्या करता है? एक प्रकार से अवरोधक का कार्य करता है। लिख लीजिए, ये शुक्राणु व अंडाणु के मध्य अवरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल शारीरिक बनावट वाले
लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। नर जनन कोशिका में खाद्य भंडार युक्त बड़ी, मादा में छोटी और गतिशील होती है। नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त छोटी और मादा बड़ी और गतिशील होती है। नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, जबकि मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। नर जनन कोशिका बड़ी और गतिशील और मादा खाद्य भंडार युक्त छोटी होती है। तो कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जनन कोशिकाओं में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो नर जनन कोशिका होती है वो कैसी होती है? छोटी और गतिशील होती है, जबकि मादा खाद्य भंडार युक्त और बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो नर जनन कोशिका है ये कौन सी होती है? तो ये शुक्राणु होते हैं, जबकि मादा जनन कोशिका ये अंडाणु होते हैं। अंडाणु जो है ये क्या कैसे होते हैं? खाद्य भंडार युक्त होते हैं और शुक्राणु की अपेक्षा काफी बड़ी साइज के होते हैं ये। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? शल्य चिकित्सा पद्धति कौन सी है? डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, कोपर्टी प्रविष्ट की जाती है, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। तो यहां पढ़ना जो पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए जो ये शल्य चिकित्सा है ये किसमें अपनाई जाती है? ये पुरुषों में अपनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। शल्य चिकित्सा में क्या किया जाता है? शुक्र वाहिका होती है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, उसमें बैरियर लगा दिया जाता है, इसकी वजह से शुक्राणुओं का प्रवाह नहीं हो पाता। चलो आगे, रिक्त स्थान अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, भ्रूण, प्लेसेंटा, अंडाणु या फिर युग्मनज। तो कौन से अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है? तो राइट आंसर किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण में वृद्धि और विकास के बाद क्या होता है? गर्भ बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखो जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण का पोषण होता है, इसका पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो भ्रूण का पोषण होता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति रिक्त स्थान के माध्यम से होती है, ग्रीवा, युग्मनज, प्लेसेंटा या फिर भ्रूणपोष। तो जो मां से जो गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर सी, अभी बताया है, प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनीय होता है, ये रजोनिवर्ती का कारण बन सकती है, युगल में से दोनों को गोलियों का सेवन करना होता है, ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है उनके सेवन की हानि भी होती है। ये हानि क्या होती है? ये गोलियां क्या करती है? जो हार्मोनल असंतुलन होता है, हार्मोनों का मतलब असंतुलित कर सकती है ये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? रक्तचाप को कम करने के लिए, थकावट से निजात पाने के लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए, जीवाणु से होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए। तो गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? गर्भावस्था से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? मासिक धर्म, मोटापा, आवाज में बदलाव या फिर मुहासे आना। तो कौन सा शारीरिक परिवर्तन है जो यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो देखो, जो मोटापा है, मोटापा यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं होता है। जबकि यौन विकास होता है तो मासिक धर्म चालू होता है, आवाज में बदलाव हो जाता है और चेहरे पर मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। तो तीनों यौन विकास, शारीरिक परिवर्तन का जो यौन विकास का चरण है उसका हिस्सा है, बाकी मोटापा इसका हिस्सा नहीं है। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? ऑप्शन देखिए। यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान पर बनाए रखने में मदद करता है। इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु क्या क्या होता है कि जो हमारे शरीर का तापमान होता है उससे कम तापमान पर रहते हैं। और कितने कम तापमान पर? 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर रहते हैं। इसी वजह से जो शुक्राणुओं की थैली होती है वो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में नहीं होकर वो शरीर से अलग होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? अभी बता दिया मैंने। गोलियों का सेवन, फेलोपियन ट्यूबों का शल्य क्रियात्मक अवरोधन, कॉपर टीका लगाना, कंडोम का प्रयोग। तो जो हार्मोन असंतुलन होता है वो किसकी वजह से होता है? गोलियों के सेवन से, गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? पोषण की दृष्टि से संतुलित, निम्न संतृप्त वसा वाला, लोहयुक्त बहुल और प्रोटीन से भरपूर। तो जो किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए कौन से आहार की जरूरत पड़ती है हमें? तो पोषण की दृष्टि से जो संतुलित आहार होता है उसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए। प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां, यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम। तो प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी कौन सा बिंदु देता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इसमें क्या है, गलत विकल्प पूछा, हमने पूरा पढ़ा ही नहीं। जो गलत विकल्प है, जो स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं वो तो ये 3 है: प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन की विधियां और यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम। ये तो सब क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी के लिए है। जबकि जो अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण है ये इसका गलत विकल्प है, गलत चयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? तो लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें क्या होता है, जो योनि होती है उसमें शुक्राणुओं का प्रवेश होता है। तो जो उनका निषेचन होता है वो कहाँ होता है, ये पूछा गया है। योनि में, डिंबवाहिनी नलिका में, गर्भाशय ग्रीवा में या फिर गर्भाशय में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिनी नलिका में। अब देखो, जो निषेचन होता है, ये निषेचन क्या होता है? तो शुक्राणु व अंडाणु का
मिलन। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणुओं का जो मिलन होता है वही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? पुरुष नसबंदी, कंडोम, आईयूडी या फिर मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। तो कौन सा तरीका है जो यौन संक्रामक रोग हैं उनको प्रसार को रोकने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंडोम का प्रयोग जो यौन संक्रामक रोग हैं उनको रोकने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये तो है ए और ये दिया गया है बी। ऑप्शन देखो क्या क्या है। ए अंडाणु का निषेचन और बी अंडाणु का निर्माण। ए है अंडाणु का निषेचन और बी भ्रूण के प्रत्यारोपण और विकास। ए में है अंडाणु का प्रत्यारोपण और विकास, बी है अंडाणु का निषेचन। डी ऑप्शन में है ए अंडाणु का निर्माण और बी अंडाणु का निषेचन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। जो ये हिस्सा है ए, इस ट्यूब में क्या होता है? भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होता है और इस जगह यहां पर क्या होता है? जो अंडाणु का निषेचन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है। कथन क्या क्या है देख लीजिए। लड़कियों का अपने मासिक धर्म रजोधर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म रजोधर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। बी ऑप्शन, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। सी, लड़कियों को पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। डी है, लड़कियों को हर 4-5 घंटे बाद या आवश्यकता के अनुसार पैड बदलना चाहिए। तो जो गलत कथन है इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो डिब्बाबंद और पैक्ड चिप्स या फूड पैकेट होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये कथन गलत है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है? कंडोम का उपयोग, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, सर्जरी द्वारा नसबंदी, कॉपर का उपयोग। तो जो परमानेंट विधि है नसबंदी की वो कौन सी होती है? तो देखो, कंडोम का उपयोग परमानेंट नहीं है, गर्भ निरोधक गोलियों का परमानेंट उपाय नहीं है और कॉपर का उपयोग भी परमानेंट उपाय नहीं है। तो एक स्थायी विधि कौन सी है नसबंदी के लिए? तो सर्जरी द्वारा नसबंदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। जो पहला मासिक धर्म आता है, जब यौन प्रारंभ होता है उस टाइम पहला मासिक धर्म आता है, उसे क्या कहा जाता है? रजोरोध, अतिरज, रजोदर्शन या फिर रजो निवृत्ति। तो पहला मासिक धर्म कहलाता है रजोदर्शन। ऑप्शन नंबर सी, रजोदर्शन कहलाता है। अब इसमें एक रजो निवृत्ति, तो ये क्या कहलाता है? जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, मासिक धर्म का रुक जाना। ये कब होता है? महिला की 40 से 50 वर्ष की उम्र में होता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। समाप्त होना, अभी मैं बताया, जो बंद होना, रजो निवृत्ति, रजो दर्शन
हाइपरमेनोरिया या फिर रजोधर्म। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रजो निवृत्ति, उससे निवृत्त होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है? कोपर्टी, केवल रोध विधियां, कोपर्टी और कंडोम, मुख्य मार्ग के मुख्य मार्ग से लिए जाने वाले गर्भ निरोधक। तो जो एचआईवी का रोकथाम, उसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? केवल रोध विधियां, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें क्या आता है? कॉन्डोम का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन, यह डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है, यह शुक्राणु के स्राव को अवरुद्ध करता है, यह डिंब के स्राव को निरुद्ध करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। कंठमाणी, मासिक धर्म या रजोधर्म, गौण लैंगिक लक्षण या फिर रजो निवृत्ति। तो जैसे अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या होता है? जो गर्भाशय की भित्ति होती है, भित्ति की मोटी परत होती है, वो निस्तारित होती है और उस रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मासिक धर्म या फिर रजो धर्म। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में इसे माहवारी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? कोपर्टी, कंडोम, शल्य चिकित्सा विधि या फिर मुखी गोलियां। तो दोनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? यह होती है कॉन्डोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एसटीडी का मतलब क्या होता है? एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए किया जाता है? यौन संचारित रोगों की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिंब वाहिनी उच्छेदन, कंडोम, शुक्रवाही का उच्छेदन या फिर कॉपर टी। राइट आंसर क्या होगा आपस से? ऑप्शन नंबर बी, कंडोम का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक गर्भ निरोधक तकनीक नाम बताना है, गर्भ निरोधक तकनीक का, जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है? कंडोम का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग, सर्जरी या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। तो जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटिस होते हैं उनको बढ़ा देती है, वो कौन सी तकनीक है? तो वो है कॉपर टी का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका यानी नीचे एक सारणी दी गई है, गर्भ निरोधन की 4 विधियां और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? तो देखो, कॉपर टी, मुखी गोलियां, कंडोम और नली का उच्छेदन। और उनके प्रभाव दिए गए हैं क्या? अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा,
दूसरे में है शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। तीसरा है रोपण रुक जाएगा। और चौथा है निषेचन रुक जाएगा। तो चारों ऑप्शन का जो मतलब कौन सी विधि का कौन सा प्रभाव है, इसका जो सुमेलन वाला विकल्प है उसको बताना है। तो देखो सबसे पहले है कोऑपरेटी। कोऑपरेटी क्या करता है, कोऑपरेटी निषेचन नहीं होने देता है। इसका क्या होगा, पहले का चौथा, पहले से कौन सा जुड़ेगा, चौथा। फिर है मुखी गोली, यानी गोली लेने का जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो क्या करती है, तो वो जो रोपण होता है उसका अवरोध कर देती है। तो बी से कौन सा जुड़ेगा, तीसरा। फिर है कंडोम। तो कंडोम क्या करती है, जो शुक्राणु होते हैं उनको गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचने देती। तो सी में क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। और नलिका उच्छेदन, यानी नलिका उच्छेदन क्या होता है, तो अंडाणु है वो गर्भाशय तक ही नहीं पहुंचता। तो राइट इसका में कौन सा हो जाएगा, पहला, डी में पहला। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी। ए में 4, बी में 3rd, सी में 2nd और डी में 1st। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। नाखूनों में वृद्धि, लंबाई में अचानक वृद्धि, आवाज बदलना, या फिर शरीर के आकार में परिवर्तन। तो यौवन जो आरंभ होता है उसकी शुरुआत का प्रतीक कौन सा परिवर्तन नहीं है, वो बताना है आपको। तो देखो जो लंबाई में अचानक वृद्धि होती है वो भी यौवन प्रारंभ होते ही होती है। जो आवाज में बदलाव आता है वो भी यौवन प्रारंभ की वजह से होता है। और शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है वो भी यौवन आरंभ की शुरुआत होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, नाखूनों में वृद्धि। नाखूनों में वृद्धि जब बच्चा छोटा होता है तब से होने लग जाती है और अंत तक वृद्धि चलती रहती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाखूनों में वृद्धि यौवन आरंभ का कोई भी प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या क्या है, इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है। इनका कोई अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इनका उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा जनन के विरुद्ध किया जाता है। डी ऑप्शन है, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गर्भ निरोधक उपकरणों का जो उपयोग है उनके संबंध में जो कथन दिए गए हैं उसमें गलत विकल्प का चयन करना है आपको। इसका गलत विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, इनका कोई अनुषंगी यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो गर्भ निरोधक उपकरण हैं उनका साइड इफेक्ट भी होता है, कई बार उनमें साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फला क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, फला क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है। तो मैं भी आपके इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इसमें जो कई क्वेश्चनों के आंसर हैं वो गलत हैं, लेकिन जब पब्लिशर से इस बारे में पूछा गया है, जिस पब्लिशर की मैं बुक के क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ उससे पूछा गया, तो उसने बताया कि जो रेलवे ने जो राइट आंसर माने हैं, सही आंसर जो रेलवे ने माने हैं वही इस बुक में दिया गया है। तो इसको जो हम वेरीफाई करने के लिए रेलवे के अंदर RTI लगा चुके हैं। जैसे ही RTI का जवाब आता है हम आपको सूचित कर देंगे कि इसमें रेलवे ने क्या सही माना है, या रेलवे की गलती है, या फिर बुक की गलती है, पब्लिशर की गलती है, किस वजह से ये मिसमैच हो रहा है, वो सारा हम आपको बता देंगे। जैसे ही हमारे पास RTI का जवाब आता है आपको इसकी सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।